वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है के चैप्टर नंबर 3 को लेकर आए हैं, जिसका नाम है पुरानी चीजों के पक्ष में, जिसको लिखा है राजेश जोशी ने। इसमें हम देखेंगे कि पुरानी चीजों के पक्ष में पुरानी जो वस्तुएं हैं, जो प्राचीन तरीके से पुरानी तरीके से जो हम जीते आ रहे थे, जो अभी काफी बदल गया है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, उन चीजों को कैसे राजेश जोशी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बची रहे, अभी भी ये सब चीजें हम में समाई रहे, वो हमसे अलग नहीं हो जाए आधुनिक माहौल के हिसाब से। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है पुरानी चीजों के पक्ष में, जिसको लिखा है राजेश जोशी ने, जिनका जन्म सन 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। यहाँ घ लिखा है, ध आएगा, आधा ध, मध्य प्रदेश। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। राजेश जोशी जी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था, इनकी शिक्षा जब पूरी हुई तो इन्होंने पत्रकारिता शुरू की, कुछ साल तक और ये पढ़े, उसके बाद ये बैंक में नौकरी किए और अब स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य यानी लिखने का काम कर रहे हैं। अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां आदि पर कलम चलाई। मतलब इन सभी टॉपिक्स पर, विषय पर इन्होंने लिखा। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविताएं के अनुवाद, जो उनकी कविता है उनके अनुवाद यानी ट्रांसलेशन मिलते हैं। और राजेश जोशी की 4 कविता संग्रह, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच है, ये 4 इनकी कविता संग्रह है। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियों में कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना, ये 3 नाटक है शामिल है। यहाँ ये श नहीं आएगा, स नहीं आएगा, श आएगा, शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब, एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखन लाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कितने अच्छे लेखन का कार्य किया है, जो इन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। स्थानीय बोली, जो हम जहाँ रहते हैं, बोलचाल, जो चीजें घट रही है, उन चीजों के बारे में लिखा हुआ रहता है। प्रस्तुत कविता में यानी इस कविता में पुरानी चीजों के पक्ष में, इसमें क्या देखने वाले हैं, प्रस्तुत कविता के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। इस कविता में हम देखेंगे कि कवि जो राजेश जोशी है, वो किस प्रकार से मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, प्राचीन जो मान्यताएं हैं, प्राचीन जो वस्तुएं हैं, उनका जो जीवन दर्शन है, जीवन देखने का जो नजरिया है, वो बदले नहीं, वो अभी भी
वैसा ही रहे। तो इस चीज के लिए कवि निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और आधुनिकता जो अभी का जो जमाना है उसमें किस तरीके से ये दुनिया के नष्ट होने का खतरा और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, कैसे प्रदूषण फैल रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल की जगह गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, धुआं हो रहा है, फैक्ट्रियां, कितनी तरीके की समस्याएं हैं। तो इसीलिए कवि इस बात की या इस बात से जीवन की संभावना की खोज में बेचैन है। आइए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती हैं लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। क्या क्या चीजें हमें, पुरानी चीजें हर वक्त हमें याद आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि यह दुनिया परिवर्तनशील है, दुनिया में नित्य नए परिवर्तन रहते हैं, लोग नई नई चीजों को शौक से अपनाते हैं, पर पुरानी और अच्छी चीजों को वे त्याग नहीं देते। पुरानी चीजें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती रहती हैं, चाहे नानी की ज्ञानप्रद कहानियां हो या दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे, न कभी पुराने हुए हैं और न कभी पुराने होंगे। वे हर युग में लोगों के काम आते रहेंगे। इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बची रची प्राचीन सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है, वे भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसकी याद लोगों को हमेशा रहेगी और वह हर युग में उनके काम आती रहेंगी। तो हम जैसे जानते हैं कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है, हर एक दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही रहा है दुनिया में, कुछ ना कुछ नित्य नई परिवर्तन, नित्य नया चेंज परिवर्तन होते ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे माहौल बदल रहा है वैसे वैसे हम खुद को अपडेट करते हैं, नई नई चीजों को अपनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। जैसे नानी की वो कहानियां जो हमें ज्ञान देती है, कुछ ना कुछ सिखाती हैं, दादी के घरेलू नुस्खे हो, जैसे हमें घर में चोट लग गई हो तो तुरंत घर के बड़े हल्दी का लेप लगा देते हैं। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, ये कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी पुराने नहीं होंगे, चाहे हम कितनी भी नई चीजों को क्यों ना अपनाएं, हर युग में ये हमें काम आएंगी। आज आप देखोगे कोरोना के टाइम में भी पुरानी जो परंपराएं हैं, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, वो किस तरीके से हमारे सामने आ रही हैं, जिससे हम खुद को सेफ रख सकते हैं। तो युग चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं वो कभी नहीं बदलेंगी, हमेशा हर युग में रहेंगी ही। सदियों पुराने पर्वत हो या उनके किनारे रहने वाले लोग हो, उनकी जो सभ्यता हो, उनके बारे में हम हमेशा पढ़ेंगे, उनकी चीजों को हम हमेशा देखेंगे। ये कभी भी नष्ट होने वाली चीजें नहीं है। नई चीजों को हम भले अपनाएं, लेकिन पुरानी चीजें हमेशा हमारे साथ, हमारी यादों में रहेंगी और हर युग में, हर साल, हर युग में ये हमें काम आती रहेंगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हैं हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। इसमें दो वर्ड आए हैं, एक है मुबाहिसे, बहस मुबाहिसे, इसे हम कह सकते हैं कि तर्क करना, किसी से तर्क वितर्क करना, बहस करना। दूसरा वर्ड आया है इसमें बनिस्बत, जिसका होता है के बदले, हिंसा के बदले एक सादा सरल जीवन ही ज्यादा हमारे काम आता है जीने के।
तो आधुनिक युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। अधिकांश कार्य इन दोनों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीजों की अहमियत आज भी पहले जैसी है। उदाहरण के रूप में साइकिल। साइकिल भले ही पुराने युग की हो, पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाला लोगों का मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था। इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। नए जमाने में भी ये दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित हैं और समय समय पर आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए, तो सादा सरल जीवन लोगों के ज्यादा काम आता है। हम जैसा कि देखते हैं कि कैसे अभी आधुनिक बिना कंप्यूटर के या बिना सैटेलाइट के हम किसी भी अवस्था के दूसरे देशों की हो या अपने उपग्रहों की हो, हम नहीं देख सकते बिना सैटेलाइट के। कंप्यूटर के बिना कोई काम होता नहीं है। तो अभी जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर का युग है, सैटेलाइट का युग है, सैटेलाइट का जमाना है, फिर भी ये जो कंप्यूटर और सैटेलाइट है, ये हमारे बहुत सारे काम को करने के लिए सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। इनके बिना हम वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पुरानी चीजों की जो अहमियत है वो भी आज भी पहले जैसी ही है। ये कवि हमें पुरानी चीजों को लेकर जागरूक करना चाह रहा है। उदाहरण के रूप में देखते हैं साइकिल। चाहे कितने भी बड़े मोटे या मोटर साइकिल आए या फिर व्हीकल्स आए, फोर व्हीलर्स आए, लेकिन जो साइकिल का इम्पोर्टेंस है, जिससे हमारा सेहत भी बढ़ता है, ये अभी भी है। साइकिल में बिना खर्च के हम इसे चला सकते हैं और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता, और ये साइकिल पुराने युग से चलती आ रही है। और अभी भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उनका मनपसंद साइकिल वाहन है। अधिकतर आप विदेश में भी देखेंगे या यहाँ भी देखेंगे तो साइकिल आपको कितने सारे लोग चलाते हुए दिखेंगे। बच्चों का तो यह मनपसंद वाहन होता है। इतना ही नहीं, आजकल हम देखते हैं कि जो सच बोलना है वो भी पहले जैसे ही अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी के सामने सच बोलते हो तो इसका अलग ही महत्व होता है, इसका अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। और झूठ भी सच जितना ही पुराना है, क्योंकि पुराने जमाने में लोग सच भी बोलते थे और झूठ भी बोलते थे। नए जमाने में यानी अभी के समय में ये दोनों ही प्रचलित है। समय समय पर हमारे लिए ये दोनों ही काम आते हैं। कभी तो हम सच बोल देते हैं लगे, लेकिन कभी कभी हम चीजों को सामान्य बनाने के लिए झूठ भी बोल लेते हैं। तो ये दोनों ही हमारे काम आते हैं। जिस तरीके से पहले के लोग बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे, सादा सरल जीवन जीते थे, तो ये हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है। और ये कहा जाता है कि अभी जो है वो युग कैसा, आधुनिक युग, वो हिंसा का वातावरण, जैसे एक दूसरे को लोग क्रूरता से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसा वातावरण हो रहा है। लेकिन अगर इससे हम तुलना की जाए, अगर हम तुलना करें पहले के युग और अभी के युग में, तो सादा सरल जीवन ही जीना ज्यादा हमारे काम आता है। और यह सही भी है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 भी कमाते हैं, उससे आप अपने जीवन को सादा सरल तरीके से जीते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो जितना सिंपल रहेंगे उतने ही लोग ज्यादा खुश रहेंगे। दिखावे करेंगे, हिंसा, एक दूसरे से जलेंगे झगड़ेंगे, तो ऐसा वातावरण आजकल फैल रहा है। लेकिन कवि ने कहा है कि सादा सरल जीवन ही ज्यादा काम आता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। नेक्स्ट है, हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित हैं।
दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती हैं पुरानी समझदारियां, स्मृतियों में बची रहती हैं थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। इसमें कवि ने कहा है कि क्रूरता और विनम्रता, क्रूरता एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे को मारना, तो क्रूरता और विनम्रता में से दोनों का कंपेयर किया जाए तो दोनों में से विनम्रता श्रेष्ठ है। यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि जितने भी लोगों से आप पोलाइटली बात करोगे, आप देखोगे आपका काम बनेगा, लेकिन जितना ज्यादा झगड़ा करोगे उतना ही ज्यादा काम आपका बिगड़ता है। इसीलिए विनम्रता श्रेष्ठ है। पर हिंसा का शोर अधिक है, ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती। यह बात कवि वृक्ष के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि वृक्ष क्या करता है। तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो शोर मचाते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा तूफान कहीं आता है तो आप देखते हो ना। पर लोचदार धूप, धूप जो होती है, धूप घास, धूप हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती। आप घास में देखोगे कभी भी हवा लगती है तो वो उसकी आवाज कभी नहीं आएगी आपको, और हवा धूप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तो विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, यानी आभूषण है, उसकी ये क्वालिटी है, उसका ये गहना है। इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छे से या आपको सॉरी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कायर है, वो डरपोक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है। वही लोगों के काम आती है, यादों में शेष रह जाती है थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें। तो हमने इसमें देखा कि क्रूरता और विनम्रता में विनम्रता श्रेष्ठ है। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे कि हिंसा यानी मारना, एक दूसरे से झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये हिंसा है। तो हिंसा अधिक ज्यादा संगठित है, ज्यादा लोग गलत चीजों का साथ देते हैं। इसीलिए कहा गया कि हत्यारे अधिक संगठित है, एकजुट होते हैं गलत चीजों में। तो विनम्रता का इसमें कोई स्थान नहीं होता। कैसे एग्जाम्पल देके राजेश जोशी ने, कवि ने हमें बताया है, वृक्ष का एग्जाम्पल देके और दूब का एग्जाम्पल देके। वृक्ष के माध्यम से कवि ने बताया है कि जब आप देखोगे बहुत तेजी से जब हवा चलती है तो कैसे वृक्ष की आवाज आती है, शोर होता है। लेकिन उसके विपरीत अगर आप घास को या दूब को देखते हो तो वो जब हवा चलती है जोर से तो वो कोई भी शोर नहीं मचाती है, और हवा जो है धूप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये वृक्ष को एक हिंसा के तौर पे या क्रूरता के तौर पे एग्जाम्पल लिया गया है, धूप घास को विनम्रता, कि अगर आप विनम्र रहते हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये आपका गहना है। विनम्र रहना व्यक्ति का भूषण होता, आभूषण होता है। इसे अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो आप उसे ये नहीं कह सकते हो कि वो कायर है, डरपोक है। और नए नए जमाने में तो हम देखते हैं कि मूर्खताओं के बावजूद कि कितने तरह तरह के चीजों को लोग नहीं पहचानते हैं, मूर्खता करते हैं, लेकिन फिर भी आज पुरानी समझदारी हमारे बीच बची रहती है, हमेशा बची रहेंगी। हमारी जो दादी नानियां हैं, वो उनकी जो समझदारी है, उनके जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ज्ञान है उनका, वो हमें आज भी काम आता है। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उन्होंने जो अपने लाइफ में देखा उससे हमें वो बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये जो उनसे हमें समझदारियां मिलती हैं, जो ज्ञान मिलता है, ये हमेशा हमारे पास बची रहती है और वो हमारे काम भी आती हैं।
बस यादों में रह जाती हैं, तो थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी यादें। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने अपनी पुरानी चीजों, प्राचीन मान्यता हो, प्राचीन वस्तुएं हो या जीवन दर्शन हो, कैसे एक सच्चाई है, एक शाश्वत इसका महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में हमने पढ़ा। और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।